Hello coding stars, welcome back. In this video we will discuss features of C language. तो C language के क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसको हमने 9 कैटेगरी में रखा है. बाकी जब आप C लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप खुद से बता पाएंगे कि C लैंग्वेज किस तरीके से बेटर है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं. तो नंबर फर्स्ट इज सिंपल, कि C लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर में इसके सिंटेक्सेस है. जो C लैंग्वेज का सिंटेक्स है वो किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में. एंड इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो C लैंग्वेज को डिज़ाइन भी इस तरीके से किया है कि वो एक सिंपल लैंग्वेज है. हर एक चीज़ हमें समझ में आ जाती है उसके अंदर में. इसके अंदर में हम ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर्स, फिर हम इसमें कंडीशन स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, फिर कुछ इटरेशन स्टेटमेंट्स, फॉर लूप वगैरह वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि C लैंग्वेज को एक बहुत ज़्यादा सिंपल बनाता है. सेकेंड हम बात करते हैं मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. सबसे पहले हम पोर्टेबल को समझते हैं. पोर्टेबल का क्या मतलब है. वैसे अगर हम इस पोर्टेबल वर्ड की बात करें तो पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, एक चीज़ जिसको हम अलग अलग जगह लेके घूम सके. फॉर एग्जाम्पल हमारा मोबाइल फ़ोन पोर्टेबल होता है. हम उसको अपने पॉकेट में डाल के कहीं पे भी उसको घूम सकते हैं. बट अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर सिस्टम की, तो उसको हम अपने घर पे लगा के रखते हैं. तो उसको अगर हमें वहाँ कुछ भी काम करवाना है उससे, तो हम वहीं पे बैठ के फिर हम अपना काम करते हैं. उस कंप्यूटर सिस्टम को हम हर जगह लेके घूम नहीं सकते. ठीक है, तो वो पोर्टेबल नहीं है. बट मोबाइल फ़ोन इज़ पोर्टेबल, लैपटॉप इज़ पोर्टेबल, राइट. तो वो सारी चीज़ें जिसको लेके हम एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, वो होता है पोर्टेबल. तो सेम एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में जैसे C लैंग्वेज है, C लैंग्वेज का कोई भी कोड मैंने लिखा विंडोज़ पे. अब विंडोज़ के भी अलग अलग वर्जन है. सपोज मैंने एक कोड लिखा विंडोज़ 7 पे, और इसको हमने यहीं पे कंपाइल किया, यहीं पे इसका एप्लीकेशन फाइल बनाया. अब हम इस कोड को उठा के लेके गए, एप्लीकेशन फाइल को हम लेके गए विंडोज़ 11 पे, तो ये यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. इट मीन्स C लैंग्वेज इज पोर्टेबल. वापस समझना, कोड हमने लिखा विंडोज 7 पे, वहीं एप्लीकेशन फाइल बनाई. अब उस एप्लीकेशन को हम किसी दूसरे सिस्टम पे, दैट इज विंडोज 11, वहां हम उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और वहां वो एग्जीक्यूट हो रहा है सक्सेसफुली. इट मीन्स C लैंग्वेज इज पोर्टेबल. जितने भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सभी पोर्टेबल लैंग्वेज हैं. बट अगर हम बात करें बाइनरी लैंग्वेज की, तो बाइनरी के अंदर में ये था कि अगर आपने कोड लिखा विंडोज 7 पे, तो वो विंडोज 7 के सभी सिस्टम्स पे अच्छे से काम करेगा. बट जैसे ही आपने उसका सिस्टम चेंज किया, जैसे आपने उसके कॉन्फ़िगरेशंस चेंज किए, वैसे ही वो वहाँ पे फेल हो जाएगी एप्लीकेशन. तो पोर्टेबल का मतलब एक मशीन पे लिखा हुआ कोड अगर दूसरे मशीन पे हम लेके जा रहे हैं और वो वहाँ पे भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पा रहा है, इट मीन्स दैट लैंग्वेज इज पोर्टेबल. तो C लैंग्वेज पोर्टेबल लैंग्वेज है. नेक्स्ट मशीन इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, जो कि C लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, मशीन डिपेंडेंट है. तो इसके अंदर में हम बात करते हैं, तो वो लैंग्वेज जो कि मैंने अपना कोड लिखा सपोज विंडोज पे, विंडोज, यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और यहाँ मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया iOS पे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन इंडिपेंडेंट बोल लो या ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट बोलो, मशीन इंडिपेंडेंट के अंदर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे होते हैं. कोड मैंने लिखा विंडोज़ पे, अब वो कोई भी वर्जन हो सकता है. विंडोज़ पे हमने कोड लिखा और इसको हम एप्लीकेशन बनाई विंडोज़ पे ही, और उसको हम एग्जीक्यूट कहाँ करवा रहे हैं, iOS पे. अब वो वहाँ पे फेल हो जाएगा. C लैंग्वेज की हम बात करें तो C लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज मशीन डिपेंडेंट. रीजन क्या है, देखो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एप्लीकेशन फाइल होती है उसको एग्जीक्यूट करवाने का उसका अपना एक अलग एक्सटेंशन होता है. हर एक एप्लीकेशन फाइल का एक्सटेंशन इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे जो भी इमेजेस होती है, इमेजेस का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज .jpg या .png, ये कुछ एक्सटेंशंस होते हैं. जब हम C लैंग्वेज का कोड लिखते हैं उसको हम लिखते हैं .c के अंदर में, cpp की कोई फाइल बना रहे हैं C++, तो .cpp इस तरीके से हम लिखते हैं. तो हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है. सेम एज जो विंडोज़ की एप्लीकेशन फाइल्स होती है उनका एक्सटेंशन होता है .exe, और जो iOS की फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .dmg. और अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यहाँ रख दें तो लिनक्स का एक्सटेंशन होता है .rpm. ठीक है,
तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई थिंक DMG या तो लिनक्स का होता है या RPM का, इसमें आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना। ओके, तो विंडोज के अंदर में हमने फाइल बनाई, तो फाइल बनी .exe फॉर्मेट में, क्लियर। अब मैं इस .exe फाइल को उठा के ले जा रही हूँ iOS पे या फिर लिनक्स पे भी हम लेके गए, वो वहाँ फेल हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि iOS सपोर्ट करता है .dmg को एंड लिनक्स सपोर्ट करता है .rpm को, तो ये इन फाइल्स को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा क्योंकि एक्सटेंशन चेंज हो गया, वो उसको एग्जीक्यूट करवाता ही नहीं है। बट अगर हम जावा जैसी लैंग्वेज की बात करें तो जावा इज मशीन इंडिपेंडेंट और वी कैन से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जेवीएम की, जावा की डिपेंडेंसी होती है जेवीएम पे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं होती है। तो सी लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, और पोर्टेबल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर में हम कंप्लीट जो काम है वो हम मॉड्यूल्स में करते हैं। हर एक जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं हम उनको फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूल्स बोल लें या फंक्शंस बोल लें, ठीक है। फंक्शंस की कैटेगरी में हम हर एक छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको फंक्शंस में रख देते हैं। इसी वजह से हम उस कोड को बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। एक बार हमने कोई कोड लिखा, अब इसको मुझे वापस से रीयूज करना है तो हम रीयूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक मॉड्यूल में हमने रखा हुआ है, उस मॉड्यूल को बार बार हम यूज कर सकते हैं। रिच लाइब्रेरीज है सी लैंग्वेज जो कि हमें प्रोवाइड करता है। तो रिच लाइब्रेरीज जो कि कुछ बिल्ड इन फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें प्रोवाइड करवाता है, जो हमारे काम को और ज़्यादा सिंपल बना देता है। किसी भी लैंग्वेज के सक्सेसफुल होने में उसकी लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, सी लैंग्वेज का मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम रन टाइम पे मेमोरी अलोकेट करवा सकते हैं। रन टाइम पे, रन टाइम मेमोरी अलोकेशन क्या होता है वो हम समझेंगे आगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन, तो मेमोरी मैनेजमेंट इसका काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है, और ये सब हम कर पाते हैं पॉइंटर्स की हेल्प से। फिर जनरल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने के लिए, डेटाबेसेस बनाने के लिए, या डिवाइस ड्राइवर्स बनाने के लिए हम सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स बनाने के लिए हम सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। रिकर्जन हम इसमें यूज़ करते हैं। रिकर्जन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम बार बार कॉल करके बार बार हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। क्या है वो चीज़ें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आती जाएंगी। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, रिकर्जन, पॉइंटर, मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल, इट मीन्स हम इसमें न्यू फीचर्स को कभी भी एड ऑन कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल उसी को बोलते हैं जो कि न्यू फीचर्स जिसमें हम बार बार ऐड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोडिंग में करियर मतलब ग्रूट एकेडमी।